अकबर के दरबार में दिन ब दिन नए विवाद आते रहते थे, पर कोई भी ऐसा न था जो बीरबल की चतुराई से हल न हो पाता। बीरबल का नाम सुनते ही लोग मुस्कुरा देते, कुछ लोग हैरान होते और कुछ लोग सोचते कि ये आदमी कैसे हर बार कठिन से कठिन सवालों का हल ढूंढ लेता है। एक बार ऐसा मामला आया जो दरबार के सभी लोगों को हैरान कर देने वाला था, और उसी के कारण बीरबल ने अपनी समझदारी का एक ऐसा प्रदर्शन किया कि लोग वर्षों तक उसकी तारीफ करते रहे। मुगल दरबार में एक दिन एक अजीब झगड़ा आया। दरबार के बाहर एक गरीब परिवार रहता था जिसका नाम हरिदास था। हरिदास के पास एक पुरानी मिट्टी की छत वाला घर था और उसके साथ एक वफादार कुत्ता भी रहता था। कुत्ता बहुत प्यारा और चालाक था, हरिदास के जीवन का साथी था। एक दिन राजा के अधीनस्थ बाजार में उस कुत्ते को देखकर एक अमीर व्यापारी का मन उसकी सुंदरता पर फिदा हो गया। उसने सोचा कि ऐसा कुत्ता उसके घर की शोभा बढ़ाएगा। उसने हरिदास से कहा कि वो कुत्ते को खरीदना चाहता है, पर हरिदास ने मना कर दिया। झगड़ा बढ़ा और अंत में व्यापारी ने झूठी हर्जाना मांग ली, ये कहते हुए कि कुत्ता वास्तव में उसका खोया हुआ पालतू है और वो कुत्ते की मिल्कियत का दावा करने लगा। मामला दरबार तक पहुंच गया। अकबर ने आदेश दिया कि इस विवाद को जल्दी सुलझाया जाए। दोनों पक्ष दरबार में उपस्थित थे। अमीर व्यापारी ने सबके सामने अपनी कहानी बयान की कि ये कुत्ता उसका है। उसे उसने एक खास पहचान के साथ खोया था, जिसमें कान के नीचे एक हल्का सा गोला और पूंछ के रंग पर एक छोटा सा सफेद धब्बा शामिल था। हरिदास ने कहा कि वो झूठ बोल रहा है, ये मेरा कुत्ता है, मैंने उसे बचपन से पाला है। लोग दोनों की बातें सुनकर चिंतित हो गए, क्योंकि यदि अमीर सच बोल रहा है तो गरीब पर भारी जुर्माना लगेगा, और यदि हरिदास सच बोलता है तो अमीर की नीयत पर सवाल उठेंगे। अकबर कुछ सोचकर मुस्कुरा दिए और बोले, बीरे, तुम ही इस पेंच का हल निकालो। बीरबल ने अपनी आंखें चमकाई और कहा, जहां पनाह, मैं इस मामले को सुलझाकर दिखाऊंगा, पर इसके लिए मुझे थोड़ी स्वतंत्रता चाहिए। अकबर ने अनुमति दे दी। बीरबल दरबार से बाहर निकला और पहले तो वो दोनों पक्षों से अलग अलग बातें सुनने लगा। उसने कुत्ते को भी ध्यान से देखा। उसके कान के नीचे गोला और पूंछ पर सफेद धब्बा वाकई थे। ये सब अमीर व्यापारी के दावे से मेल खाता था, पर बीरबल को कुछ संदिग्ध लगा। उसने अपने विचारों को छिपाकर एक योजना बनाई। बीरे ने बाजार में जाकर अपने परिचितों से जानकारी एकत्र की। पता चला कि अमीर व्यापारी के पास कुछ साल पहले भी एक कुत्ता था, पर वो कुत्ता बड़ी बीमारी के बाद मर गया था। पर उसी समय व्यापारी ने भी एक पालतू कुत्ता बाजार से खरीदा था, जिसे उसने गौहार कर रखा था। ये बात बीरबल को विचलित न कर पाई, बल्कि उसने सोचा कि सत्य जानने का एक ही तरीका है, कुत्ते की सच्ची भावना और उसके व्यवहार को परखना। कुत्ता अपने मालिक के साथ सच्चा लग सकता है, पर लालच में भी कई बार कुत्ते किसी नए मृदुभाषी से लग सकता है। बीरबल ने एक अजीब परिकल्पना बनाई और उसे आचरण में बदलने का निश्चय किया। वो रात दरबार के पास ही गुजरी, पर अगली सुबह जब सब फिर से सभा में इकट्ठा हुए, बीरबल ने सबको आश्चर्यचकित कर दिया। उसने अपने कपड़े बदले और अपने आप को कुछ इस तरह ढाल लिया कि कोई उसे पहचान न सके। उसके चेहरे पर मिट्टी लगी हुई थी, बाल जंग लगे हुए थे और वो कुछ झुकासा चल रहा था। परंतु सबसे अजीब बात यह थी कि उसने खुद को कुत्ते की तरह बर्ताव करने के लिए तैयार कर लिया था। हां, आपने सही पढ़ा। बीरबल ने सोचा कि सबसे स्पष्ट सत्य वही है जिसे भाव और व्यवहार के द्वारा परखा जा सके, और कोई क्यों न समझे कि यदि वो खुद कुत्ते की भाषा में आकर देखें कि परिहास ये है कि कौन किसके साथ सहज है, तो सच्चाई सामने आ सकती है। दरबार में बैठे सभी लोग हैरान थे। अकबर ने चेहरा खींचकर पूछा, बीरे, ये क्या बम, तुम क्या कर रहे हो? बीरबल ने अपने गले से हौले से भौंकने की आवाज निकाली और गोद में बैठते हुए कहा, जहां पनाह, कृपया मुझे आज एक कुत्ता समझिए। कुछ लोगों ने हंसी में उड़ाया, कुछ लोग घबरा गए, पर बीरबल गंभीर रहा।
उसने कहा कि वो आज पूरा दिन कुत्ते की तरह व्यवहार करेगा और सभी पक्षों से अनुरोध किया कि वे शांति बनाए रखें और उसे समय दें। अकबर ने, जो अक्सर बीरबल की अटपटी तरकीबों से चकित रह जाते, थोड़ा झुका और बोले, ठीक है, बाजी तो देखी जाएगी। बीरे ने सबसे पहले अमीर व्यापारी के पास जाकर उसकी गोद में सिर रखा और धीरे से उसकी ओर मुंह मोड़ते हुए उसे घूरा। कुत्ता आराम से बैठा रहा, पर उसके आंखों में कुछ और छिपा हुआ था। बीरबल ने अमीर से कहा, आपका कुत्ता क्या आपसे प्यार से दुबक कर सोता है? क्या वह आपके हाथों की खुशबू पहचानता है? क्या वो आपकी आवाज सुनकर दौड़ पड़ता है? अमीर ने गर्व से कहा, मेरा कुत्ता मुझसे प्यार करता है, ये हर किसी को दिखता है। बीरबल ने फिर से भौंकने का अभिनय किया और जैसे ही अमीर का हाथ कुत्ते पर पड़ा, कुत्ता खुश होकर झट से उस पर लिपट गया। दर्शक कुछ देर के लिए चुप रहे। फिर बीरबल हरिदास के पास गया। उसने धीरे धीरे हरिदास का हाथ सूंघा, उसकी जांघ पर सिर रखा और आंखों में स्नेह का भाव लाकर उससे चिपक गया। वो हरिदास के चेहरे पर लगकर खुश हुआ और हरिदास का दिल पिघल गया। लोग सोचने लगे कि क्या ये कुत्ता तो बस उस गरीब आदमी से ही जुड़ा हुआ है, पर मामला यही खत्म नहीं हुआ। बीरबल ने फिर से कुछ अजीब किया। उसने अमीर व्यापारी के पैरों के पास जाकर बैठ गया और अचानक उसकी भाषा बदलकर छोटी सी आवाज में करहाने लगा। अमीर चौंका और कुत्ता उससे थोड़ा सा हट गया। पर यही नहीं, बीरबल फिर गया और अमीर की ओर से कुत्ते को बुलाया, पर कुत्ता उसकी आवाज पर सामान्य उत्साह नहीं दिखा। ये देखा जाने योग्य था कि कुत्ता जिसके साथ बचपन से जुड़ा हो, वही उसकी ओर सबसे ज्यादा झुकता है। और ऐसे में अगर ये कुत्ता वास्तव में अमीर का था तो वह दोनों के प्रति भिन्न व्यवहार क्यों दिखा रहा था? बीरे ने अब दरबार को कुछ और निकटता से देखने का इरादा कर लिया। उसने टिप्पणी की कि कुत्ता तभी सबसे अधिक सजीव और स्नेही होता है जब उसे अपनाने वाले का दिल सच्चा हो, जब रिश्ते की जड़ें प्यार से पसरें और जहां कोई लालच न हो। उसने एक नाटकीय मोड़ में कहा कि वो सच्चाई बाहर लाएगा, पर इसके लिए उसे उस कुत्ते का एक अंतिम परीक्षण करना होगा। अकबर ने अनुमति दी, क्योंकि उसे भी ये जानना था कि बीरबल क्या नई तरकीब अपनाएगा। बीरे ने कहा कि वो अब उस कुत्ते को बाजार ले जाएगा, जहां वे दोनों पक्ष कुछ वस्तुएं खरीद कर लाएंगे। नियम यह रखा गया कि जो भी वस्तु कुत्ता सबसे पहले पैर के पास रखी वस्तु के साथ खेलेगा या उसके पास ज्यादा रुकेगा, वो उस वस्तु के मालिक का होगा। अमीर और हरिदास कुछ संदेह में थे, पर उन्होंने सहमति दे दी। बाजार गया और दोनों ने बराबर कीमत की समान वस्तुएं ली, पर विषम भाव से भरा हुआ दूसरा निर्णय बीरबल ने किया। उसने अमीर से महंगा मांस लिया और हरिदास से घर में बना हुआ भुना हुआ रोटी जैसा कुछ लिया। दोनों वस्तुएं कुत्ते के सामने रखी गई। अमीर ने सोचा कि उसके कुत्ते के लिए महंगा मांस निश्चित जीत दिलाएगा, पर कुत्ता दौड़ा और वो वस्तु चुन ली जो खुशबू से अधिक घर से जुड़ी हुई लग रही थी। उसने रोटी के साथ ज्यादा समय बिताया। उसकी नकेल गरमा कर दर्द से नहीं चुराई, बल्कि उसने उस रोटी को पूरी सावधानी से सूंघा और धीरे से उसके टुकड़े ले लिए। लोग चुप थे, पर बीरबल मुस्कुरा रहा था। ये देखकर अमीर व्यापारी क्रोधित हो उठा। उसने कहा, यह क्या नाटक है? मेरे मांस की ओर क्यों नहीं गया? बीरबल ने जवाब दिया, क्योंकि वो मांस कोई नई चीज है, वो परखा नहीं गया। पर वो रोटी, वो घर की खुशबू है, वहां बचपन के पलों की स्मृति है। अमीर ने अपने पैरों तले जमीन खिसकती महसूस की, पर अमीर फिर भी नहीं माना। तब बीरबल ने आखिरी चाल चली। उसने कहा कि वो अब एक और परीक्षा करेगा। उसने कुत्ते को दरबार में ही छोड़ दिया और स्पष्ट रूप से कहा कि वो कुछ समय के लिए बाहर जाएगा, पर वो दरबार के बाहर कहीं छिपकर रुका रहा। बीरबल ने अपने साथियों से कहा कि वे देखेंगे कि कुत्ता किसके पास सबसे अधिक समय बिता रहा है। अमीर ने तुरंत कुत्ते को अपने घर ले जाने की कोशिश की। वो उसे लेकर चला, पर कुत्ता बार बार रुका
और हरिदास की तरफ पलटकर भौंकता। हरिदास की झपकी भरी आंखों में वो पहचान पाता और दौड़कर उसका गला थाम लेता। ये देखकर दरबार में उपस्थित लोगों के दिलों में निर्णय स्वयं बन चुका था। अकबर ने अपनी मुट्ठी कस ली और कहा, अब फैसला सुनाओ बीरे। बीरबल ने उठकर गंभीर स्वर में बोला, जहां पनाह, इस मामले में न्याय केवल कागजों और दावों से नहीं होगा, ये दिल से भी देखना पड़ेगा। ये कुत्ता जिस व्यक्ति के साथ जी रहा है उससे स्नेह और अपनापन रखता है। आज उसने दिखा दिया कि उसका मालिक कौन है। अमीर ने हुक कर कहा कि यह सब नाटक है और उसने साक्ष्य मांगे। बीरबल ने तब एक और चाल चली। उन्होंने दरबार में उपस्थित एक नायाब शख्स से कहा कि वो अमीर का असली सरकारी दस्तावेज लेकर आए। जब दस्तावेज आए तो लिखा हुआ था कि व्यापारी ने कुछ साल पहले एक कुत्ते के लिए दावा किया था, पर उस दस्तावेज में पाया गया था कि उसने उस कुत्ते को बेच दिया था। इस पर कई लोग हैरान हुए। फिर कुछ और प्रमाणों के आधार पर यह साफ हुआ कि व्यापारी ने झूठा दावा किया था। शायद कुत्ते की खूबसूरती और उपयोगिता देखकर वो झूठ बोलकर उसे अपने पास ले जाना चाहता था। अकबर ने निश्चय किया कि कुत्ता वास्तविक रूप से हरिदास का था और व्यापारी का दावा नकार दिया गया। अमीर का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने मन ही मन बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की, पर उसे यह स्वीकार करना मुश्किल लगा। बीरबल ने केवल मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, कभी कभी सच्चाई को समझने के लिए हमें कानून के शब्दों से हटकर मानव हृदय की भाषा समझनी पड़ती है। अकबर ने बीरबल को पुकार कर उसका हाथ पकड़ा और उसकी बुद्धि की खुलेआम प्रशंसा की। हरिदास की आंखों में आंसू थे। उसने अपने कुत्ते को गले से लगाया और पूरे दरबार में खड़े हुए लोगों ने तालियां बजाईं। सारी कहानी यही समाप्त नहीं हुई। उसके बाद अमीर व्यापारी ने जब अपनी गलत नीयत समझी तो उसने सच्चे दिल से माफी मांगी और हरिदास से गले मिलकर कहा कि उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। अकबर ने आदेश दिया कि व्यापारी को हल्का दंड दिया जाए ताकि अन्य लोग इस प्रकार के छलावे से सावधान रहें, पर बीरबल ने विनती की कि दंड का स्वरूप ऐसा रखा जाए कि वो समाज के हित में काम आए। अकबर ने व्यापारी को 3 साल के लिए एक सार्वजनिक सेवा में लगा दिया, जिससे उसे ये याद रहे कि धन से सब कुछ खरीदा नहीं जा सकता। व्यापारी ने इस सेवा में कड़ी मेहनत की और धीरे धीरे उसका स्वभाव बदल गया। उसने समाज की सहायता करना शुरू किया और वही कुत्ता अक्सर उसके पास आता और चहकता, पर अब वो चहकना दोस्ती से था, न कि स्वामित्व से। बीरबल की ये चतुराई अकबर के दरबार में वर्षों तक चर्चा का विषय बनी रही। लोग कहते थे कि बीरबल ने न केवल सच्चाई निकाली, बल्कि उसने इंसान के स्वभाव का भी खुलासा किया। कई लोग उस दिन से ये समझने लगे कि कभी कभी वस्तु की कीमत या बड़े दावे कम महत्वपूर्ण होते हैं उस तक पहुंचने वाले संबंधों की तुलना में। प्यार और अपनापन नक्शों में नहीं बल्कि व्यवहारों में समाहित रहते हैं। कुत्ता आखिर में हरिदास के साथ रहा और पारिवारिक सुख शांति लौट आई। हरिदास ने अपने कुत्ते का नाम रखा रहमत, ताकि उसे याद रहे कि उसे सच्चे प्यार से अपनाया गया था, न कि केवल दिखावे से। कई सालों बाद जब अकबर बीरबल को याद करता, वो हंसकर कहता, बीरे, तुमने उस दिन जो कुछ किया वो सिर्फ न्याय नहीं था, वो एक पाठ भी था। बीरबल मुस्कुराकर कहता, जहां पनाह, न्याय और पाठ एक ही सिक्के के 2 पहलू है। अगर हम केवल सख्ती दिखाएं और मन की आवाज न सुने तो बहुत कुछ खो सकते हैं। इस प्रकार बीरबल ने कुत्ते का रूप धरकर लोगों को सिखाया कि सच्चा मालिक वही है जो प्यार और ध्यान दे, न कि वो जो सिर्फ दावा करता है। इस कहानी का संदेश सरल था पर गहरा, और अकबर के दरबार की दीवारों पर यह किस्सा सालों तक गूंजता रहा, हर बार सुनने वाले को ये याद दिलाता हुआ कि सच्चाई कभी न भी असामान्य तरीकों से भी सामने आ सकती है। अकबर का दरबार हमेशा हलचल में रहता था। वक्त के साथ उसके दरबार में आने वाले लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। सीखने और सिखाने दोनों के लिए ये स्थान कभी सोता नहीं था। कहानियां, विवाद, शिकायतें, उपकार
और अनुकंपा सब कुछ यहां मिलकर एक जाल बना लेते। बीरबल उन दिनों भी अकबर के सबसे भरोसेमंद सलाहकारों में से एक था। उसकी चतुराई, विनोद और समझदारी का लोहा पूरे राज्य में माना जाता था। पर फिर भी जब आदमी बहुत लोकप्रिय हो जाता है तो उसके साथ कुछ समस्याएं भी जुड़ जाती हैं। कुछ लोग उसकी बुद्धि से जलने लगे, कुछ लोग उसके पीछे अपने स्वार्थ ढूंढने लगे, और बीच बीच में अकबर की तरह कुछ राजाओं को भी ये सोचना पड़ता था कि उनकी मर्यादा और शासन की गरिमा कैसे बनी रहे। एक बार ऐसा हुआ कि दरबार में कुछ ऐसे तत्व आए जिन्होंने बीरबल के ऊपर लगातार आरोप लगाना शुरू कर दिए। कोई कहता कि वो दरबार की गरिमा का अपमान करता है, कोई ये बोलता कि बीरबल अपनी चतुराई से आम लोगों को भ्रमित करता है ताकि वे अकबर से नाराज न हों। कुछ बड़े दरबारी लोगों ने मिलकर अकबर के कान में ऐसी बातें फुसफुसाई कि अकबर के मन में हल्की सी खिन्नता उभर आई। अकबर स्वभाव से सज्जन और उदार था, पर उसे अपने दरबार की शान और अनुशासन भी बचाने में दिलचस्पी थी। उसने सोचा कि किसी तरह बीरबल की युक्ति चतुराई को एक सीमा में रखा जाए ताकि लोग उसके प्रयोग को शेखी न समझें। इसी विचार के साथ एक दिन अकबर के मन में एक धारणा बनी कि बीरबल को कोई सबक सिखाया जाना चाहिए, पर वो चाहता था कि सबक ऐसा हो जो सार्वजनिक हो और दरबार की मर्यादा भी बनी रहे। बीरे ने इस हल्की सी शिकायत की हवा को महसूस कर लिया। वो जानता था कि अकबर के मन में क्या चल रहा है और किस तरह के लोग उसकी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे थे। पर बीरबल कभी सीधे टकराव का रास्ता नहीं चुनता था। उसे विश्वास था कि समझदारी और नाटक दोनों मिलकर मन को बदल सकते हैं। उसने ठान लिया कि इस बार वो कुछ ऐसा करेगा जो अकबर को भी सोचने पर मजबूर कर दे और साथ ही दरबार के उन लोगों को भी जो सदैव कड़वी बातें फैलाते रहते थे। एक सुबह बीरबल ने दरबार में प्रवेश किया, पर उसकी चालढाल कुछ अलग थी। उसने बड़े साधारण वस्त्र पहने थे। उस पर कहीं से भी सुनहरे परिधान या कोई प्रतिष्ठा दिखाई नहीं दे रही थी। लोग हैरान थे कि अचानक बीरबल अपने रूप को इतना बदल क्यों रहा है, पर बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा कि आज वो एक नाटक करेगा और उसे दरबार के सामने पूरा करना है। अकबर ने जिज्ञासु होकर पूछा कि नाटक कैसा होगा। बीरबल ने उत्तर दिया कि वो आज फकीर का रूप धरेगा और कुछ समय के लिए खुद को दरबार से अलग रखेगा ताकि लोग उसकी सच्ची पहचान और दूसरों की निष्ठा को समझ सकें। अकबर ने हल्की सी असहमति जताई, पर देखते हुए कि बीरबल शांत और गंभीर है, उसने अनुमति दे दी। पर उसके मन में एक चेतावनी भी थी कि यदि बीरबल ने मर्यादा के बाहर जाकर कुछ ऐसा किया जो दरबार की गरिमा पर आंच लाए, तो सजा भी उसे भुगतनी होगी। बीरे ने उसी दिन एक बड़ा नाटक रचा। उसने दरबार के कुछ तालों को छूते हुए कहा कि आज वो राजा का आभूषण और दर्जा छोड़कर एक भटकते हुए फकीर बन जाएगा, जो जनता के बीच जाकर लोगों के दिलों की बात बोलकर उनके अंतर को छुएगा। वो जानता था कि असल शत्रु वे लोग हैं जो सुंदर शब्दों के पीछे अपने स्वार्थ छुपाते हैं। उसने तय किया कि वो उन लोगों की असलियत को उजागर करने के लिए कुछ अजीब कदम उठाएगा। बीरबल ने अपने कुछ पुराने मित्रों को सूचित कर रखा था जो नाटक के सहायक बनकर चलेंगे। वे लोग उसके संकेत पर हंसेंगे, रोएंगे और अक्सर के लोगों के चेहरे पर झूठी सहानुभूति दिखाएंगे ताकि असली नकाब उघड़ सके। सबसे पहले बीरबल ने दरबार में लोगों को आंख मारते हुए कहा कि आज वो एक फकीर की तरह उभरेगा और ये दिखावा करेगा कि उसने धनीपन और शान सब कुछ त्याग दिया है। उसने दरबारियों को कहा कि वे उसे दान दे ताकि वह जनता के सामने ये दिखा सके कि धन और पद किस तरह लोगों को मोहित कर देते हैं। ये सुनकर कई दरबारी लोग चौंके, किंतु कुछ होशियार लोग तुरंत ही समझ गए कि कुछ तो योजना है। बीरबल ने सारा दिन फकीर के रूप में अभिनय किया। उसने बाहर जाकर भीड़ में जाकर लोगों से आशीर्वाद लिया और दरबार में आकर गरीबों के लिए दान एकत्र किया। पर असली चाल तब शुरू हुई
जब उसने दरबारियों के सामने कुछ ऐसे प्रश्न रखे जो दिखने में साधारण थे पर अंदर से अक्सर लोगों की नेकी और नियत पर चोट करते थे। वो किसी प्रश्न का उत्तर नहीं चाहता था, पर उसकी भाषा और व्यवहार से ही वो लोग स्वयं को बेनकाब कर देते। दरबार में कई लोग थे जो दिखाने के शौकीन थे। कुछ लोग दिखावा करते कि वे धर्म के सच्चे हैं, कुछ कहते कि वे गरीबों के सहायक हैं, पर असलियत में वे तुच्छ और स्वार्थी निकले। बीरबल ने सोचा कि इन्हें सबके सामने उजागर किया जाना चाहिए। उसने न सिर्फ वार्तालाप में बल्कि हर छोटे छोटे व्यवहार में ऐसे संकेत छोड़े कि मूर्खों की सत्ता का पर्दाफाश हो सके। फकीर की तरह बोलते हुए वो उन लोगों के चेहरे पर लगा झूठ उंगलियों पर गिनकर दिखाने लगा। कुछ दरबारियों ने ऊंची आवाज में उसे नीचा समझकर हंसी उड़ाई, कुछ ने उसका उपहास किया, पर बीरबल का उद्देश्य था कि जिन लोगों ने सचमुच बढ़कर दिखावा किया था वे सार्वजनिक रूप से शर्मसार हों। पर यह नाटक तभी और तीखा हुआ जब कुछ दरबारी लोग जो बीरबल से जलते थे उस पर आरोप लगाने लगे कि वो दरबार की गरिमा का अपमान कर रहा है और जनता के सामने राजा की अनादर कर रहा है। उन लोगों ने अकबर के कान में फिर वही बातें फुसफुसाई कि बीरबल की हरकतें अनुचित है। अकबर ने पहली बार देखा कि बीरबल का व्यवहार अजीब है। उसने जाना कि बीरबल साधारणता का पर्दा ओढ़कर क्या कर रहा है, पर उसे नहीं पता था कि वो किस सीमा तक जा रहा है। कुछ दिनों बाद अकबर ने सार्वजनिक रूप से घोषणा कर दी कि यदि किसी ने भी दरबार की मर्यादा गंवा दी हो तो उसे सजा दी जाएगी। वो संकेत बीरबल के लिए भी था। बीरबल ने सोचा कि अब वो चलन को और गहरा करेगा ताकि जो लोग झूठ बोल रहे थे वे स्वयं अपने कार्यों से फंस जाएं। इसी बीच बीरबल ने एक बड़ा खेल खेला। उसने दरबार के उन लोगों की नीयत जानने के लिए नकली चंदा इकट्ठा करवाया। उसने कहा कि जो भी दरबारियों को लगे कि वो असल फकीर है वे खुले दिल से दान दे। अकबर के कुछ भरोसेमंद लोगों ने भी शुरुआती दान दिए ताकि नाटक में वास्तविकता का भाव बने। पर बीरबल ने यह सुनिश्चित किया कि दान इकट्ठा करते वक्त कुछ ऐसे व्यावहारिक प्रबंध कराए जाएं कि जो लोग केवल दिखावे के लिए दे रहे हैं वे असलियत में अपने को भी दिखा दें। उसने लोगों से यह भी कहा कि जो दान असल दिल से होगा वे एक विशेष प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर करें। कई लोगों ने यह प्रतिज्ञा बिना सोचे समझे कर दी। जिन लोगों ने दिखावे के लिए दान दिया था वे बाद में अपनी बातों से खुद को फंसाते दिखे। दरबार में एक दिन वो क्षण आया जब बीरबल ने सबको एक एक करके बुलाया। उसने दरबार में उपस्थित हर बड़े आदमी के सामने उनकी प्रतिज्ञा पढ़कर सुनाई। जिन लोगों ने केवल दिखावे के लिए दान दिया था वे अपने घोषणा पत्र के अनुसार ही बर्ताव करेंगे, ऐसा कहा गया था, पर अब वे स्वयं उपहास के पात्र बने। कुछ लोगों ने झूठा वचन दिया था कि वे गरीबों की सेवा करेंगे, पर वे दरबार में भरे धन को निजी स्वार्थ में लगाते थे। बीरबल ने ये सब बड़े रोचक ढंग से उजागर किया। अकबर के मन में भी शक की लकीरें गहराने लगी। यदि ये सत्य है तो राजा के दरबार में न केवल धोखे हैं बल्कि लोग उसकी सदाशयता का दुरुपयोग कर रहे हैं। अकबर ने गंभीर होकर कहा कि इस प्रकार का व्यवहार राज्य के लिए खतरनाक है और इन लोगों को दंडित किया जाएगा। बीरबल ने फकीर का स्वर बनाकर कहा कि यदि राजा चाहे तो वो स्वयं दंड सहने को तैयार है ताकि लोग जाने कि सच्चाई क्या है। अकबर की इस पर जिज्ञासा बढ़ी, पर उसे ये भी महसूस हुआ कि कुछ तो गंभीर है। समय के साथ बीरबल का नाटक और अधिक असरदार होता गया। उसने दरबारियों के बीच झूठ, पाखंड और स्वार्थ के कुछ बड़े नकाब उघाड़ दिए, पर कुछ लोगों को ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ। वे चिल्लाने लगे कि बीरबल ने दरबार की मर्यादा गिरा दी और राजा का अपमान किया। हल्का सा विरोध अब तीव्र हो गया और मामला सार्वजनिक विवाद बनकर बाहर निकलने लगा। खबर शहनगरी में फैल गई कि दरबार में एक व्यक्ति ने राजा की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। अकबर के पास जनमानस के लिए एक बड़ा चुनौतीपूर्ण मुद्दा बन गया। उसने देखा कि लोग दो धड़ों में बंट रहे हैं। एक पक्ष बीरबल के नाटक को सत्यापन मानता है और दूसरे पक्ष
ये कहता है कि ये सब गंभीर अपमान है। अकबर ने सोचा कि यदि उसने तुरंत कड़ा कदम न उठाया तो राज्य की स्थिरता खतरे में पड़ सकती है। इसलिए उसने निर्णय लिया कि बीरबल को सार्वजनिक रूप से दंड देना होगा ताकि राज्य का विधान और मर्यादा बनी रहे। अकबर के निर्णय में भारी दिल का दर्द भी था। बीरबल उसके प्रिय मित्र और सलाहकार था, पर राजा का कर्तव्य था कि वो न्यायकर्ता बने। उसने आदेश दिया कि बीरबल को आज ही एक सार्वजनिक वशीवाद के रूप में फकीर बना दिया जाए। इसका अर्थ था कि बीरबल को उसकी राजसी सुविधाएं छोड़कर भिक्षाटन की जीवन शैली अपनानी होगी। लोग चौंक गए। कुछ ने कहा कि यह केवल सज्जनता की भावना है, पर कुछ ने समझा कि यह एक कड़ी सजा है। बीरबल ने शांत रहकर आदेश सुना और मान लिया। उसने कभी अकबर के निर्णय पर आपत्ति नहीं की, पर भीतर वो जानता था कि यही समय है जब वो अपने नाटक के अंतिम चरण को पूरा करेगा। फकीर बनने का ये निर्देश बीरबल के लिए सिर्फ दंड नहीं था, ये उसके खेल का अंतिम और निर्णायक अध्याय था। बीरे ने अपनी नई भूमिका को पूरी भक्ति और हास्य के साथ निभाना शुरू कर दिया। उसने शासन की सभी सुविधाएं त्याग दी और शहर में भटकना शुरू किया। उसने वेशभूषा बदली, पारखी कपड़े छोड़ दिए और साधारण भोजन से काम चलाया। लोग उसे देखते और सच्चाई का अंदाजा लगाने की कोशिश करते, पर बीरबल ने जनता के बीच जाकर देखा कि जो लोग नकाब पहनकर दरबार में बैठे थे वे अपने असल रंग में बाहर भी सामने आ रहे थे या नहीं। उसने देखा कि कुछ लोग दरबार में शोभा दिखाने के लिए दान करते थे, पर बाहर जाकर वे गरीबों का सहारा लेने से कतराते थे। कुछ लोग थे जो दरबार में चुप रहकर भी वास्तविक सेवा कर रहे थे। ऐसे विपरीत व्यवहारों ने बीरबल के नाटक को और भी उपयोगी बना दिया। जब बीरबल फकीर के रूप में बाहर गया तो लोगों ने उसकी सच्ची पहचान जानने की कोशिश की। कुछ ने उसका उपहास उड़ाया, कुछ ने उससे सत्कर्म की अपेक्षा की। बीरबल ने सबको एक एक तरीके से परीक्षण में लिया। उसने गरीबों की सेवा की बिना किसी दिखावे के। उसने मंदिरों और मस्जिदों के बाहर भीख नहीं मांगी, पर वो लोगों से बात करता, उनका दुख सुनता और उनके बीच अपनापन फैलाता। इससे लोगों के मन का पर्दा धीरे धीरे हटता गया। कई दरबारी जो पहले बीरबल के खिलाफ थे वे चुप्पी साधने लगे। उन्हें एहसास हुआ कि भले ही बीरबल को सार्वजनिक रूप से फकीर बनाया गया है, पर उसकी आत्मा ने सच्चे अर्थ में राजसी गरिमा को नहीं छोड़ा था। उसने राज दरबार की मर्यादा के साथ जनता की निकटता भी कायम रखी। अकबर ने भी इस सबको नजदीक से देखा। उसने महसूस किया कि बीरबल की शातिर योजना में कुछ सत्य है, पर साथ ही उसे यह भी लगा कि शायद बीरबल ने कुछ हदें पार कर दी और उसे सार्वजनिक सजा देना ही जरूरी था ताकि अशांति को रोका जा सके। पर राज के भीतर एक मानवीय आवाज भी थी जिसने अकबर के दिल में ये सोच डाली कि क्या ये दंड वाकई आवश्यक था या सिर्फ दिखावे के लिए किया गया फैसला। वो दिन रात बीरबल के बारे में सोचता रहा। बीरबल की सादगी और उसकी छद्म व्यवहारिकता ने अकबर को हिलाकर रख दिया था। समय गुजरता गया और बीरबल का फकीरी रूप लोगों के बीच एक जीवित प्रश्न बन गया। कई लोगों ने उससे सवाल किए, कुछ ने उसकी मदद की और कुछ ने उसे छोड़ दिया, पर बीरबल ने अपने उद्देश्य से डिगा नहीं। उसने लोगों के बीच जाकर बहुत ही सरल भाषा में उन्हें बताया कि गरिमा क्या है और सच्चाई क्या है। उसने लोक कथाओं का सहारा लिया, अपने अनोखे व्यंग्य से लोगों के चेहरे पर मुस्कान ले आया और साथ ही गहरे सत्य को छू लिया। धीरे धीरे लोगों की सोच बदलने लगी। उन्होंने समझा कि कभी कभी व्यवस्था के नाम पर जो नियम बनाए जाते हैं वे लोगों की संवेदनशीलता को दबाते हैं। बीरबल ने अपने नाटक के माध्यम से ये दिखाना चाहा कि न केवल दिखावा बल्कि अंतर्मन की सच्चाई महत्वपूर्ण है। उसने जनता को जगाने की कोशिश की कि वे सिर्फ बाहरी रूपों के आधार पर किसी का निर्णय नहीं करें। एक दिन शहर के किसी छोटे से नुक्कड़ पर बीरबल ने सभा आयोजित की। वहां बड़ी संख्या में लोग जुटे। बीरबल ने बिना किसी बड़े दावे के कहा
कि आज वो केवल एक कहानी सुनाएगा जिसका शीर्षक था इंसान और उसकी पहचान। उसने कहानी में उन दरबारियों के बारे में बताया जो दिखावे करते थे और लोगों का भला नहीं करते थे। उसकी कथा इतनी सधी और मार्मिक थी कि लोगों के आंसू छलक पड़े। इसके बाद उसने कहा कि अगर समाज में सुधार चाहिए तो हर व्यक्ति को अपनी आत्मा की आवाज सुननी चाहिए। उसके शब्दों का असर इतना गहरा हुआ कि वही कुछ लोगों ने अपना जीवन सुधारने का निर्णय कर लिया। ये दृश्य अकबर की निगाहों से अछूता नहीं रहा। वो सुनने आया और उसके दिल में बदलावा आने लगा। अकबर ने जब देखा कि बीरबल का फकीर बनकर जीवन बिताना लोगों के भीतर सोच बदल रहा है, तो उसे एहसास हुआ कि उसने जल्दबाजी में दन दिया था। वो बीरबल के पास गया और उसे आवाज लगाई। बीरबल ने अपना फकीरी रूप बना रखा था, पर उसकी आंखों में वही पुरानी चतुराई और दयालुता थी। अकबर ने नम आंखों से कहा कि उसे अपनी गलती का एहसास हुआ है। उसने बीरबल से माफी मांगी कि उसने बिना पूरी तरह समझे उसे दंडित कर दिया। बीरबल ने शांत भाव से कहा कि जहांपनाह, आपने सिर्फ दंड नहीं दिया, आपने मुझे वो अवसर भी दे दिया जिससे मैं लोगों की असली नीयत समझ सकूं। बीरबल का ये उत्तर अकबर के लिए एक पाठ था। उसने समझा कि कभी कभी दंड ही ठीक हो, पर उसकी आवश्यकता समझदारी से तय होनी चाहिए। अकबर ने तुरंत बीरबल को अपनी ओर बुलाया और उसकी सच्चाई का सबके सामने प्रमाण दिया। उसने दरबार में घोषणा की कि बीरबल ने जनता को जागरूक किया और उसने जो कुछ किया वह राज्य के हित में था। अकबर ने बीरबल को फिर से सम्मानित किया और उसे न केवल माफी दी बल्कि सार्वजनिक तौर पर उसकी प्रशंसा भी की। उन लोगों की भी बोलती बंद हो गई जिन्होंने पहले बीरबल के खिलाफ षड्यंत्र रचे थे। बीरबल ने अपनी विनम्रता दिखाई और कहा कि हर व्यक्ति में बदलने की क्षमता है। वहीं पर उसने ये भी कहा कि केवल नियमों और दंडों से समाज सुधर नहीं सकता, बल्कि लोगों के हृदयों में बदलाव आना जरूरी है। अकबर ने ये शब्द सुनकर अपनी ही नीतियों पर सोचने लगा और उसने निर्णय लिया कि अब वो शासन में और भी अधिक मानवता और समझदारी लाएगा। बीरे के इस नाटक का प्रभाव बहुत दूर तक गया। लोगों ने सीखा कि दिखावा और असलियत दो अलग बातें हैं। अकबर ने भी सीखा कि शक्ति का प्रयोग संवेदनशीलतापूर्वक करना चाहिए। कुछ दिन बाद बीरबल ने फिर से अपने शाही पोशाक पहन ली और दरबार में उसी चतुराई और विनोद के साथ बैठ गया। पर अब दरबार की हवा बदल चुकी थी। लोग अधिक सचेत और संयमित हुए। जो लोग पहले अपने स्वार्थों के चलते उकसाते थे, वे अब अधिक सावधानी बरतते। बीरबल ने न केवल अकबर की मर्यादा को बचाया, बल्कि जनता का विश्वास भी मजबूत किया। इस प्रकार बीरबल का वो बड़ा नाटक एक सीख बनकर रह गया कि सच्चाई को उजागर करने के लिए कभी कभी अजीब तरीके भी आवश्यक हो सकते हैं, पर वो तभी उचित है जब उनका लक्ष्य समाज का भला हो। समाप्ति में कहा जा सकता है कि बीरबल ने जो नाटक किया वो केवल मनोरंजन नहीं था। ये एक प्रयास था लोगों के भीतर छुपे स्वार्थों और नकाबों को हटाने का। अकबर ने जो सजा दी वह प्रारंभ में कठोर लगी, पर अंततः वह दोनों के लिए और पूरे राज्य के लिए फायदेमंद सिद्ध हुई। बीरबल ने फकीर बनकर दिखाया कि सच्चा सम्मान बाहरी नहीं, आंतरिक है, और अकबर ने ये सीखा कि सजा और दंड के साथ साथ समझ और मानवता भी शासन की अनिवार्य शर्तें हैं। ये कथा उस समय की है जब सत्य और बुद्धि ने मिलकर समाज की गलत धारणाओं को सुधार दिया और लोगों ने मिलकर नई राह चुनी। अकबर का दरबार सदैव हलचल में रहता था, पर एक समय ऐसा आया जब साम्राज्य की सीमाएं नहीं, बल्कि भीतर की राजनीति और मंत्रियों की नीयतें अकबर के लिए चिंता का विषय बन गई। वो जानता था कि कोई भी राज्य तभी सुदृढ़ रह सकता है जब उसके सलाहकार ईमानदार, बुद्धिमान और देशभक्त हों। हालांकि उसके मंत्रियों में प्रतिभा की कमी नहीं थी, पर अकबर की आंखों ने हाल ही में कुछ ऐसी हल्की सी दरारें देखी थी जो घटती घटती कोई बड़ी समस्या बन सकती थी। इसी भय और निरीक्षण की चाह ने
उसे एक योजना बनाने पर मजबूर किया। उसने सोचा कि क्या अच्छा न हो कि वो अपने मंत्रियों की परीक्षा किसी पुस्तक या रिपोर्ट से न करे, बल्कि वास्तविक जीवन की कसौटी पर उतारे, ताकि जो सचमुच योग्य हैं वे सामने आ सकें, और जो केवल दिखावे के लिए पद पर बैठे हैं उनकी असलियत सबके सामने आ जाए। अकबर ने एक शांत सुबह अपने दरबारी पार्क में टहलते हुए अपनी मंशा जाहिर की। उसने कुछ मंत्रियों को बुलाया और कहा कि आज से कुछ दिनों के भीतर वे 3 ऐसी कठिन परीक्षाएं करेंगे जिन्हें पार कर सके वही सच्चे सलाहकार माने जाएंगे। मंत्रियों की आंखों में अनिश्चितता और उत्सुकता दोनों चमके। कुछ मंत्रियों ने विनम्रता से पूछा कि वो परीक्षाएं कैसी होंगी, पर अकबर ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा कि वे परीक्षण बुद्धि, करुणा और निष्ठा की कसौटी पर खरे उतरेंगे। उसने निर्देश दिया कि परीक्षाओं के नियमन्य और परिणामों की घोषणा सार्वजनिक नहीं होगी, ताकि कोई भी चालबाजी या पूर्व तैयारी न की जा सके। इस तरह का उत्तर कुछ मंत्रियों को संतुष्ट करने वाला था और कुछ को और सतर्क कर गया। पहला अवसर उसने जंगल के किनारे बसे एक छोटे से गांव के रूप में छुपाया। गांव का नाम मंदवल था, जहां अकबर ने यह सुनकर निर्णय लिया था कि पहले मंत्रियों की बुद्धिमत्ता और व्यावहारिकता जांचनी चाहिए। उसने दरबार के कुछ विश्वसनीय कर्मचारियों को भेजा कि वे गांव में एक काल्पनिक समस्या उत्पन्न करें और देखें कि मंत्री किस प्रकार समाधान निकालते हैं। एक सांझ अकबर ने अपने मंत्रियों से कहा कि अगले दिन सुबह वे मेरे साथ गांव का निरीक्षण करेंगे, पर उनके साथ जो कुछ सामने आएगा वो उनके लिए परीक्षा होगी। मंत्रियों ने शाही आदेश का पालन करते हुए अपने अपने रथ सजाए और मॉर्निंग की ठंडी हवा में निकल पड़े। रास्ते भर सोचने वाले और चुप रहने वाले दोनों प्रकार के व्यक्तिमत्व दिखाई दिए। कुछ मंत्रियों ने सोचा कि ये एक तुच्छ भ्रमाव है जिसे वे आसानी से सुलझा लेंगे, और कुछ ने भीतर ही भीतर चिंता की कि क्या किसी तरह उनका सत्य उजागर होगा। गांव पहुंचना सहज रहा, पर तस्वीर जब साफ हुई तो सब चौंक पड़े। वहां के किसान भिन्न भिन्न कारणों से परेशान थे। खेतों की सिंचाई का जल तालाब सूख चुका था, बैल बीमार पड़े थे और गांव के मुखिया की आपसी कलह ने समुदाय को विभाजित कर दिया था। अकबर ने बिना किसी अतिरिक्त शब्द के मंत्रियों से कहा कि वे स्वतंत्र रूप से गांव में जांच कर समस्या का समाधान ढूंढें। कुछ मंत्रियों ने तुरंत अकबर का साथ छोड़कर अपने सलाहकारों के साथ बैठकर सिद्धांतों और कानूनों पर बहस करने लगे। पर उनमें से एक मंत्री, जिसका नाम राघव था, सीधे लोगों के पास गया और उनके साथ बैठकर उनकी बातें सुनी। राघव ने किसानों से पूछा कि तालाब सूखने का कारण क्या है। उन्होंने बताया कि नजदीकी पहाड़ी पर एक नया खान पक्का किया गया है और खान से बहने वाला पानी अब दूसरी दिशा में जा रहा है। राघव ने बहस की बजाय वास्तविकता का सामना किया। उसने पट्टे जांचे, खान के मालिक से मुलाकात की और एक समझौते का प्रस्ताव रखा। उसने कहा कि खान का प्रबंधन ऐसा किया जाए कि तालाब तक पानी पहुंचे और खान तुरंत ही घाटे के बिना आ रही पानी की निकासी पर नियंत्रण दे। उसने श्रम व्यवस्था में बदलाव और नए बहाव के प्रबंध का सुझाव दिया, जो दोनों पक्षों, किसानों और खान मालिक के हित में हो। उसे नीतियों का ज्ञान था, पर साथ ही व्यावहारिकता और समझौते की कला भी आती थी। दूसरा मंत्री, जो केवल नियमों और कागजातों में विश्वास करता था, लॉजिक और कानून के बहाने करता रहा, पर जमीन से जुड़ा कोई ठोस समाधान नहीं निकला। अकबर ने आंखों से सब कुछ देखा। वो जानता था कि राज्य का न्याय केवल कानून से नहीं चल सकता, बल्कि वहां समाधान स्रोत का होना भी जरूरी है। धीरे धीरे गांव में काम शुरू हुआ। तालाब की मरम्मत की गई, खान के बहाव में मरम्मत कराई गई और किसानों और खान मालिक के बीच वो मध्यस्थता हुई जो किसी अदालत की कठोरता से संभव न होती। गांव के लोग राघव पर भरोसा करने लगे और उसने दिखाया कि नीति तभी सफल रहती है जब उसे जनता की वास्तविक आवश्यकता समझकर लागू किया जाए। जब सब काम सही दिशा में चल रहा था, तब अकबर ने सार्वजनिक रूप से कहा कि ये एक परीक्षा थी और वे मंत्रियों को बुलाकर
उनकी अलग अलग पद्धतियों के गुणदोष पर चर्चा की। कुछ मंत्रियों ने अपने सिद्धांतों पर अड़ा रहना जारी रखा, जबकि कुछ ने व्यवहारिकता के कारण राघव की प्रशंसा की। अकबर के मन में अब कुछ विचार और परिपक्व हो गए थे। उसने महसूस किया कि बुद्धिमत्ता में केवल किताबों की समझ ही नहीं, बल्कि लोगों की पीड़ा सुनने और समझौता करने की क्षमता भी अति महत्वपूर्ण है। दूसरी परीक्षा का मंच शहर के बाजार में रखा गया। अकबर ने इस बार करुणा और मनुष्यत्व की कसौटी रखने का निर्णय किया। उसने सूचित किया कि अगले हफ्ते शहर के मध्य में एक बड़ा मेला लगेगा, जहां कई तरह के लोग आएंगे। मंत्री जो करुणामयी होंगे, उनकी परीक्षा वहीं होगी। मेले के दिन अकबर ने कुछ प्रभावित और असली परिस्थितियां रची। उसने दरबार के कुछ कर्मचारियों को साधारण कपड़े पहनकर भीख मांगने, घुटनों में चोट लगने और परिवार व्यवहार में कुठाराघात दिखाने की भूमिकाएं दी। कुछ लोगों को ऐसा दिखाया गया कि वे बेचने बिकने को मजबूर थे, क्योंकि उनके पास खाने के लिए नहीं था। कुछ दुकानदार चंचल बने और कुछ निर्दयी। बाजार के बीचों बीच अकबर ने अपने मंत्रियों से कहा कि वे अनौपचारिक रूप से भीड़ में घूमकर जो भी मदद कर सके करें। कुछ मंत्री गरिमा और पद की सीमाओं को देखते हुए सार्वजनिक रूप से हस्तक्षेप करने से हिचकिचाए। कुछ ने सख्ती से कहा कि वे शाही आदेश के विरुद्ध कोई छूट नहीं दे सकते। पर एक अन्य मंत्री, जिसका नाम मीरा था, बिना किसी हिचक के भीड़ में उतर पड़ी। उसने पहले एक वृद्ध महिला को देखा जो अपने कंधों पर थके हुए बोझ के साथ बैठी थी और नजरों में बेचैनी थी। मीरा ने उसकी दयनीय दशा देखी और बिना औपचारिकता के उसकी सहायता की। उसने उस महिला के साथ बैठकर भोजन कराया, उसके बच्चों के बारे में पूछा और उसे अस्पताल तक पहुंचाने का प्रबंध किया। मीरा ने किसी को दिखावा नहीं किया, वो केवल इंसान को इंसान समझकर काम कर रही थी। उसी दौरान कुछ दूसरे मंत्रियों ने प्रतीकात्मक रूप से चंद सिक्के और सहायता दी, पर वे बाद में ये सोचकर घबरा गए कि कहीं किसी ने उन्हें परीक्षण के नाम पर नीचे न दिखाया हो। मीरा की सहानुभूति का प्रभाव उस मेले में अप्रत्याशित रूप से बढ़ गया। उन लोगों जिन्होंने उसे देखा, वे भी दूसरे मदद करने लगे। मीरा ने स्थानीय सुदूर बस्ती में भी जांच की, जहां एक परिवार को आग से घर खोना पड़ा था। उसने अपने खजाने के लेखा जोखा देखकर तत्काल सहायता भेजी और प्रशासन को आदेश दिया कि वे प्रभावितों के पुनर्वास में सहयोग करें। जब अकबर ने बाद में सब मंत्रियों को बुलाया और खेल का पर्दाफाश किया, तब लोगों ने देखा कि करुणा केवल दान देने का नाम नहीं, बल्कि स्थायी हल तलाशने और लोगों की गरिमा बनाए रखने का कार्य है। कुछ मंत्रियों ने गैजेट की वे केवल दिखावे के लिए करुणा दिखाते हैं, पर मीरा ने साबित किया कि अगर कोई नेता वास्तव में मनुष्यता को समझे तो समाज में भरोसा और स्थिरता दोनों बनते हैं। तीसरी परीक्षा सबसे कठिन और सूक्ष्म थी। अकबर ने सोचा कि किसी भी साम्राज्य की पहचान केवल बुद्धि और करुणा से नहीं बनती, बल्कि वो नेताओं की निष्ठा और साहस से भी पहचाना जाता है। उसने तय किया कि अब वह अपने मंत्रियों की निष्ठा की परीक्षा लेगा और इस बार नेतृत्व में आने वाले आंतरिक प्रलोभनों और व्यक्तिगत स्वार्थों को परखा जाएगा। उसने दरबार के एक भरोसेमंद व्यक्ति को एक नकली समाचार फैलाने के लिए कहा। वो समाचार कुछ ऐसा था कि शहर के कुछ सीमावर्ती किले पर शत्रु के आक्रमण की अफवाह फैल गई। खबर यह भी जोड़ी गई कि अगर अकबर की अनुपस्थिति में राज्य सुरक्षा का कोई बड़ा फैसला करना पड़े तो मंत्रियों को तत्काल निर्णय लेना होगा। ये अफवाह जानबूझकर राजसत्ता के आसपास के कुछ लोगों को भी दहशत में डालने के लिए फैलाई गई थी, ताकि वे देख सके कि मंत्रियों की वफादारी किस ओर झुकती है, राजा के प्रति, अपने स्वार्थ के प्रति, या षड्यंत्र करने वालों के साथ मिलकर किसी लाभ के लिए काम करने की ओर। सुबह होते ही जब ये अफवाह कानों कान फैल गई, कुछ दरबारी बेचैन हो उठे। बाजार की हलचल कम और सैनिकों की तैनाती तेज हुई। अकबर ने दरबार में उपस्थित मंत्रियों को बुलाया और कहा कि वे राज्य की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाएं। अब हर मंत्री के सामने विकल्प था।
कुछ मंत्रियों ने तुरंत राज को सूचित करने और रक्षा की तैयारी का आदेश दिया। पर एक मंत्री, जिसका नाम वीरेंद्र था, उसे मौका का फायदा दिखने लगा। वीरेंद्र ने सोचा कि अगर वो अब किसी बाहरी गुट के साथ मिलकर कुछ निर्णय ले तो उसे क्षेत्रीय लाभ मिल सकता है। उसने कुछ लोगों से संपर्क साधा जो शक्ति के लालच में थे और षड्यंत्र रचे। पर विद्रोह की हवा में अकबर की नजर तेज थी। उसने छिपकर देखा कि किस मंत्री ने किसके साथ मिलकर कदम उठाए हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ मंत्रियों ने बिना किसी भय के राजा के वफादार बने रहने की कसम खाई और संकट की स्थिति में सैनिकों और संसाधनों को उनके निर्देशानुसार मोड़ दिया। परिस्थितियां जटिल थी क्योंकि सच्चाई परखने के लिए जानबूझकर कई भ्रम पैदा किए गए थे। उन मंत्रियों की सत्य निष्ठा तभी पता चलती जब सामने वाले प्रलोभन सबसे अधिक तीव्र हों। कई दिनों के भीतर सत्य का पर्दाफाश हुआ। कुछ मंत्रियों को प्रमाण मिल गए कि वे षड्यंत्र में फंसा चुके हैं और उनके कृत्य से राज्य की सुरक्षा पर खतरा उत्पन्न हो सकता था। अकबर ने शांति से उन पर विचार किया। उसने फैसला लिया कि केवल दंड देना मात्र नहीं समाधान है। उसने उन मंत्रियों को मंच पर बुलाकर खुलकर पूछा कि उनका उद्देश्य क्या था। कुछ ने नतमस्तक होकर अपनी गलती स्वीकारी और आश्वासन दिया कि वे आगे से राज्य के प्रति निष्ठावान रहेंगे। खासकर वो मंत्री जो षड्यंत्र के करीब आया था। उसने अपनी लालसा स्वीकार की और कहा कि उसे सत्ता का लालच आया। अकबर ने उसे पकड़ा, पर केवल दंड के बजाय उसने सार्वजनिक रूप से युद्ध की तैयारी में लगे सैनिकों और गरीबों के पुनर्वास का काम सौंपा। उसने कहा कि यदि कोई गलती करता है तो उसे समाज की भलाई में अपनी शक्ति लगानी चाहिए। राजनेता के रूप में यह कठोर और दयालु नीति दोनों का मिश्रण था। जिन मंत्रियों ने निष्ठा दिखाई उन्हें सम्मान और अधिक जिम्मेदारी दी गई ताकि वे राज्य के भविष्य को सुरक्षित रखने में भाग लें। इन 3 परीक्षाओं के पश्चात अकबर ने दरबार में सभी मंत्रियों को खड़ा करके विस्तार से समझाया कि एक राज कौन सा होना चाहिए। उसने कहा कि बुद्धि केवल कागजों और सिद्धांतों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, उसे लोगों के दुख के साथ जुड़ना चाहिए। करुणा केवल एक भाव नहीं बल्कि कार्य में दिखाई देनी चाहिए। निष्ठा किसी भी संपत्ति या पद से ऊपर खड़ी होती है और उसे हमेशा राज के हित में बनाए रखना चाहिए। मंत्रियों ने इन बातों को गौर से सुना। कुछ मंत्रियों की आंखों में लज्जा और पछतावा था, कुछ के चेहरों पर आत्मसंतोष और सीख का भाव। अकबर ने फिर यह भी घोषणा की कि अब से राज्य के उन मामलों में जिनका सीधा संबंध जनता से होगा, मंत्रियों को व्यक्तिगत रूप से इनमें भाग लेना होगा और उनकी गतिविधियां सार्वजनिक रिकॉर्ड पर दर्ज होंगी। ये कदम कुछ कठोर लग सकता था, पर अकबर ने कहा कि पारदर्शिता का अर्थ केवल प्रबंधन नहीं बल्कि जनता के साथ भरोसा बनाना भी है। समय ने साबित किया कि अकबर की परीक्षाएं सफल रही। उनसे न सिर्फ मंत्रियों की छवि साफ हुई बल्कि उन पर नए जिम्मेदारियां भी आई। जिन मंत्रियों ने सच्चाई दिखाई वे ज्यादा सम्मानित हुए और जिनकी नीयत सही नहीं थी उन्होंने सुधरने का अवसर पाकर अपने कार्यों को सुधार लिया। गांवों में संचार बेहतर हुआ, लोगों के जीवन स्तर में धीरे धीरे सुधार दिखा और मंडियों में व्यवस्था अधिक पारदर्शी हुई। अकबर ने देखा कि साम्राज्य की मजबूती केवल तलवार और धन से नहीं आती बल्कि उसकी बुनियाद विधि, करुणा और नेतृत्व की निष्ठा से मजबूत होती है। वक्त के साथ अकबर की परीक्षाओं की कहानियां दूर दूर तक फैल गई। लोग कहते थे कि अकबर ने केवल कानून बनाकर नहीं बल्कि जीवन के माध्यम से शासन को सुधारने की कोशिश की। मंत्रियों ने भी सीखा कि सेवा का स्वभाव वही है जो राज्य को अमर बनाता है, और अकबर जो स्वयं हमेशा सीखता और सुधारता रहा, एक बार फिर शांत मन से अपने दरबार के उस मंडप में बैठा जहां उसने अपने मंत्रियों के चेहरे पढ़े थे, और उसने ये समझा कि असली शक्ति वही है जो अपने भीतर की कमियों को पहचानकर उन्हें दूर करने का साहस